Dear students, welcome to school.com English classes. We are studying the chapter determiners. We have completed indefinite article and some part of definite article. Now we are going to study the further rules of definite article the. अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो द का यूज़ हुआ करता है वो चीज़ों को यूनिक या फिर स्पेशल बनाने के लिए हुआ करता है। अब कुछ सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेशल थिंग्स हैं उनके आगे दा का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ इसका एक क्लियर सा फंडा है कि हम जो है दा का यूज़ स्पेशल थिंग्स के आगे ही किया करते हैं, चाहे फिर वो हमारे दा के यूज़ करने के बाद वो स्पेशल बन जाती हों या फिर वो ऑलरेडी स्पेशल होती हों, लेकिन जो दा का यूज़ है वो स्पेशल थिंग्स के लिए किया जाता है। दिस इज़ द थिंग विच यू विल अंडरस्टैंड इन ऑल द फर्दर रूल्स। यही वो चीज़ है, अगर आपने इस चीज़ पे गौर कर लिया तो फिर आने वाले रूल्स को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो ये एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट किसी एक व्यक्ति को महान बनाती है, स्पेशल बनाती है, विशिष्ट बनाती है, और इसी के दम पर हम कह सकते हैं यहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो जो द है हमने यहाँ पे सी लिख दिया है, कोई बात नहीं है, आप ही मान सकते हैं। तो ये जो दा है वो किसी भी व्यक्ति को स्पेशल दिखाने के लिए किया जाता है। तो अगर हम दा को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझ लीजिए कि स्पेशल थिंग्स के आगे दा का यूज़ हुआ करता है। अदरवाइज़ दा लगने के बाद वो चीज़ें जो है स्पेशल बन जाया करती हैं। कोई भी यूनिक पीपल है, प्लेस है, थिंग्स हैं, उनके आगे दा का यूज़ किया जाता है। हम यही स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो भी रूल्स देखे थे उनमें हमने समझ लिया था, उन्हें डायरेक्टली हमने समझा था। अब जो कुछ रूल्स हैं थोड़े से चैलेंजिंग हैं, लेकिन आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो देखते हैं आगे किस तरीके से। नेक्स्ट रूल है आपका, इफ़ योर रीडर और लिसनर अंडरस्टैंड वॉट यू आर रेफरिंग टू। तो मान लो कि अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना, तो जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं और हमें उस चीज़ के बारे में पता होता है, पता कब होगा, जब हम पहले इस चीज़ के बारे में बात कर चुके होंगे। अदरवाइज़ इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि वो चीज़ें जिनको हम पहले ही मेंशन कर चुके होते हैं उस रिपीटिशन के लिए दा का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को पहले बात कर चुके हैं उसका दोबारा से जिक्र किया करते हैं तो वहाँ पे दा का यूज़ होता है। शायद आप समझ गए होंगे। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ ऐसी हुआ करती है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी होगी, पहले से जानकारी कब होगी, या तो हमने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, या पहले बात की होगी। अगर हमने इस तरीके का कुछ भी किया है, पहले से ही हमें किसी भी चीज़ की जानकारी है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। यही लिखा हुआ है, इफ़ योर रीडर और लिसनर, रीडर मतलब पढ़ने वाला, लिसनर मतलब सुनने वाला, अंडरस्टैंड्स वॉट यू आर रेफरिंग टू, जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आप बात कर रहे हो, आपका पढ़ने वाला या सुनने वाला उस चीज़ को पहले से जानता है, समझता है, देन यू विल यूजुअली नीड द डेफिनिट आर्टिकल। उस सेंस में आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, डेफिनिट आर्टिकल की। जैसे कि आई वॉट अ बुक, यहाँ पे देख रहे हैं, आई वॉट अ बुक लास्ट वीक, आई वॉट अ बुक लास्ट वीक, द बुक इज़ अबाउट ट्रीज। तो जो बुक मैंने लास्ट वीक खरीदी, कौन सी, जो पिछली वीक हमने जो एक बुक खरीदी है वो वाली बुक, स्पेशली कौन सी, उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए बता रहा है। दा जो है दैट का सेंस रखता है, कहीं ना कहीं दा जो है दैट का सेंस रखता है। वो बुक किसके बारे में है, ट्रीज़ के बारे में है। तो कोई भी पहले वाली चीज़ जो है, पहले जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, अब मान लो एक ने दूसरे से शायद ये पूछा हो, या क्या तुमने कोई बुक खरीदी, आई वॉट अ बुक लास्ट वीक, हाँ मैंने एक किताब खरीदी, द बुक इज़ अबाउट ट्री। तो कोई ना कोई बात चली होगी और उसी के बारे में जब फर्दर उसने बताना शुरू किया तो द का यूज़ किया गया है यहाँ पे, द बुक इज़ अबाउट ट्रीज। यू हैव जस्ट मैंशनड द बुक सो यू बोथ नो विच वन, कहीं ना कहीं इसके बारे में पहले बात चल चुकी है। तो उन सारी चीज़ों को, एक सिंपल सा रूल ये है यहाँ पर कि जब हम किसी भी चीज़ को पहले मेंशन कर देते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लिया करते हैं और उस चीज़ को दोहराते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, दोबारा से बात करते हैं, तो दोहराने के लिए किसका यूज़ हो जाया करता है, दा का यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये जो दा का यूज़ हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, किसी भी पहले बात की हुई बात को दोहराने के लिए। तो यहाँ पे शायद
मेरा मानना है समझ आ चुका होगा। बस इतनी सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर चुके होते हैं और उसी चीज़ के बारे में दोबारा से बात करते हैं तो वहाँ पे दा का यूज़ कर लिया करते हैं, जिस तरीके से सेंटेंस में किया गया है। नेक्स्ट है, वी वेंट टू अ वेडिंग यस्टरडे, द ब्राइड वोर अ लवली ड्रेस। अब यहाँ पर एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्या है, इफ़ योर रीडर और लिसनर अंडरस्टैंड्स वॉट यू आर रेफरिंग टू, अगर आपका रीडर और लिसनर समझता है, उसके समझ में आ जाता है किसी भी तरीके से सही जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का। डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ वहाँ पे कर लिया जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें किसी भी शादी की, तो शादी में आसानी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ब्राइड ग्रूम होगा और एक ब्राइड होगी। तो वी वेंट टू अ वेडिंग यस्टरडे, द ब्राइड वोर अ लवली ड्रेस, यू हैव नॉट मैंशनड द ब्राइड बिफोर। इसमें क्या है कि ब्राइड को पहले आपने बात नहीं की है, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में दिखाया, हमने आपको इतना जोर देकर बताया कि वो चीज़ें जिनके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके होते हैं उनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं, अगर हम दोबारा उसको यूज़ किया करते हैं तो। लेकिन अब यहाँ पर ब्राइड को तो हमने मेंशन किया ही नहीं है, फिर भी हम इसके आगे दा का यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है, यू हैव नॉट मैंशनड द ब्राइड बिफोर, आपने पहले ब्राइड का जिक्र नहीं किया, बट यू बोथ नो शी इज़ कनेक्टेड टू द वेडिंग, लेकिन आपको दोनों को ये पता है कि कहीं ना कहीं वो शादी से संबंधित है। भाई जब तक ब्राइड ग्रूम नहीं होगा तब तक शादी कैसी। तो इस चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है, बहुत आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इट इज़ द थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कॉमन सेंस, एज आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग। कॉमन सेंस पे ही डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर हम दा का यूज़ कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, लेकिन हम फिर एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। अभी जो फर्दर रूल्स हैं उन्हें देखिए। When a singular noun expresses a class of animal or things, जब एक सिंगुलर नाउन जो हुआ करता है, सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, एनिमल और थिंग्स है, यहाँ पर इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है आपको, एनिमल और थिंग्स। जब किसी भी नाउन के द्वारा, और वो भी किस नाउन के द्वारा, सिंगुलर नाउन के द्वारा, किसी एक एनिमल के ग्रुप को या फिर थिंग्स के ग्रुप को, एक क्लास को जब बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है, बट द इज़ अवॉइडेड विद देयर प्लूरल फॉर्म्स, जब किसी एक सिंगुलर नाउन के द्वारा एनिमल और थिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, तो वहाँ पे दा का यूज़ होता है। बट दा इज़ अवॉइडेड विद देयर प्लूरल फॉर्म्स, कब किया जाता है, जब ये सिंगुलर होते हैं, जब ये सिंगुलर होते हैं तो दा का यूज़ होगा। अगर इनकी प्लूरल फॉर्म बना दी जाएगी तो दा का यूज़ नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म के आगे दा का यूज़ नहीं होगा और सिंगुलर फॉर्म के आगे दा का यूज़ होगा। देखते हैं आगे कैसे। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, अब यहाँ पर जो द डॉग है, डॉग की पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है, ये दा लगने की वजह से डॉग की पूरी प्रजाति हो गई, क्योंकि कुत्ते के बारे में जब भी बात की जाती है, डॉग के बारे में जब भी बात की जाती है, तो ये उसकी मिसाल दी जाती है, कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है। तो अभी क्या है ना, ये दा जो है क्या कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा है, इस वजह से यहाँ पर दा का यूज़ किया जा रहा है। वैसे दा का यूज़ नहीं होगा अगर इसको एस बना दिया जाए, यहाँ पर अगर एस लगा दिया जाए, डॉग्स कर दिया जाए, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी पूरी प्रजाति के बारे में बताया जाए और यहाँ पर एस ना लगाया जाए, एस हटा दिया जाए, तो फिर दा का यूज़ होगा। अगर एस लगा दिया जाए दा का यूज़ नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। प्लूरल के साथ दा नहीं आता है, सिंगुलर के साथ दा आता है, और अगर इसके साथ दा आता है तो ये पूरी की पूरी क्लास को बताता है, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति को बताता है, और इसी वजह से इसकी मिसाल दी जाती है। तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, शायद आपके समझ में आ गया होगा कि द डॉग और डॉग्स में क्या डिफरेंस है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स ये कहेंगे तो दा का यूज़ नहीं होगा, और अगर हम द डॉग जो कि इसकी पूरी प्रजाति को बताएंगे, द का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर, है ना, अभी हमने बात की थी एनिमल्स और थिंग्स, और रोज़ जो है वो थिंग्स में आ जाता है।
तो देखते हैं यहाँ पर जो है द रोज़ यूज़ किया गया है। द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर। तो रोज़ जो है, चाहे आप एक फ्लावर तोड़िए, चाहे 2 फ्लावर तोड़िए, चाहे फिर 50 तोड़िए, आप किसी को भी टच करके देखेंगे वो स्वीट फ्लावर होगा, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो हर रोज़ जो है, हर रोज़ आई मीन हर गुलाब का फूल जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो उस सेंस में अगर हम देखेंगे तो ये पूरी की पूरी प्रजाति को बताता है। ऐसा नहीं है कि एक आपने जो फूल तोड़ा है वही प्यारा हो, दूसरा अगर कोई दूसरा तोड़ेगा तो प्यारा नहीं होगा। सभी के सभी बहुत ज़्यादा प्यारे हुआ करते हैं। द काव इज़ इकोनॉमिकली यूज़फुल। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं द काव है ना, तो द काव जो है वो पूरी की पूरी प्रजाति को दिखा रही है, पूरी प्रजाति को बता रही है। अब अगर हम यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर द का यूज़ किया तो ये उसकी पूरी प्रजाति को दिखाएगी। अगर द का यूज़ नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक गाय के बारे में बात करेंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, जो कुछ भी अकॉर्डिंग टू साउंड आना होगा। लेकिन अगर हमने इसके आगे द का यूज़ कर दिया तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसका सेंस लगाना चाहिए। आगे देखेंगे डॉग्स आर फेथफुल। देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्यों द नहीं लगाया है आप समझ पा रहे होंगे। द यहाँ पर क्यों यूज़ नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज़ प्लूरल। और हमने बताया है कि जब भी किसी भी एनिमल के साथ, एनिमल जो है प्लूरल फॉर्म में होगा तो वहाँ पर द नहीं आएगा, और जब किसी एनिमल के साथ द आएगा तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, और जब द लग जाएगा प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो पूरी पूरी कैटेगरी को, पूरे पूरे ग्रुप को या क्लास को बता रहा होगा। शायद आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, द काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल। यहाँ पर ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी प्लूरल फॉर्म होगा नाउन का तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा हमें द। ये जो द है वो रॉन्ग है। काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन द काउज ये कहना गलत है। नेक्स्ट, द सन शुड बी ओबीडियंट। अभी हमने आपको समझाने की कोशिश की 2-3 बार। इस रूल को स्टार्ट करने से पहले बोला हमने आपको कि जब भी हम, अब यहाँ पर देख रहे होंगे सन सिंगुलर है, समझ आ रहा होगा, लेकिन द गलत है। अगर सिंगुलर हमने कहा कि एनिमल और किसके साथ, थिंग्स के साथ, एनिमल और थिंग्स के साथ, तब जब वो सिंगुलर फॉर्म में हो पूरी की पूरी क्लास को बताने के लिए द का यूज़ किया जाता है। केवल किसके साथ, एनिमल और थिंग्स के साथ, ना कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम द लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, यहाँ से द को हमें हटाना पड़ेगा, ये द यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, अ सन, कोई भी सन, अ सन शुड बी ओबीडियंट। किसी भी सन के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी बेटा किसी का भी हो, उसे क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत मुश्किल होता है। द बिफोर अ पर्सन डज नॉट एक्सप्रेस अ क्लास ऑफ पर्सन। तो अगर हम पर्सन के साथ द का यूज़ किया करते हैं तो फिर वो उस क्लास के बारे में नहीं बताता है। तो ये हमारा नोट दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इनडेफिनिट आर्टिकल ए इज़ यूज्ड। इस सिचुएशन में जब भी हम किसी पर्सन की बात किया करते हैं तो उस सेंस में किसका यूज़ हुआ करता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए का या एन का, जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव सेंस, डबल कंपैरिजन। जब एडवर्ब की फॉर्म में डबल कंपैरिजन हो रहा हो, कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, नेक्स्ट टाइम फिर से आ रही है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एज आई हैव टोल्ड यू 3 डिग्रीज हुआ करती हैं, है ना। ये कौन कौन सी डिग्रीज हैं, पहली वाली फर्स्ट जो होती है वो पॉजिटिव, फर्स्ट वाली पॉजिटिव, नेक्स्ट कंपैरेटिव, थर्ड वन सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपैरेटिव की। तो जब हम कंपैरेटिव सेंस में डबल यूज़ कर लें
किसका, डबल डिग्रीज का यूज़ कर लें। जैसे कि यहाँ पर अगर सून है तो ER लगाकर सूनर बना देते हैं, गुड का वेटर बना देते हैं। इसी तरीके से हम वेस्ट बना देते हैं जो कि सुपरलेटिव हुआ करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना है, क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स आनी चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। जब 2 टाइम्स आती है तो दोनों के साथ द आता है, फर्स्ट के साथ भी और सेकंड के साथ भी। जब हम दो को एक ही सेंटेंस के अंदर 2 टाइम्स कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया करते हैं तो वहाँ पर कंपैरिजन के लिए द का यूज़ किया जाता है। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। देख लिया शायद आपने। नेक्स्ट है आपका द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, जितना ज़्यादा ऊपर आप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सर्दी महसूस होती जाएगी। तो ये जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी दा है और यहाँ पे भी दा है। किसकी वजह से, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। जब इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो 2 टाइम्स दा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ भी किया गया है। देखेंगे आगे, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस, जब हम किसी चॉइस के फॉर्म में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया करते हैं, दो में से कोई एक चुनना होता है, तो उस टाइम पर हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, द का यूज़ करना पड़ता है। देखो, शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पर देखेंगे शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, दोनों बहनों में से ज़्यादा कमज़ोर वाली कौन सी है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। दोनों बहनों में से ज़्यादा कमज़ोर वाली कौन सी है, उसके आगे हम दा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के आगे दा का यूज़ हो रहा है। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के आगे दा का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ कुछ स्पेशल सेंसेस में ही होता है। और वो 2 स्पेशल सेंसेस कौन से हैं, जब एडवर्ब को एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में 2 टाइम्स यूज़ किया जाए। जब किसी एडवर्ब को एक ही सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में 2 टाइम्स यूज़ किया जाए कंपैरिजन के लिए, है ना, तो उस टाइम पर दोनों के आगे दा का यूज़ होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट वाला रूल, इससे पहले वाला रूल देखा है। अब इसमें है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस, जब हम 2 में से किसी एक को चुना करते हैं, स्पेशली एक को चुना करते हैं, तो उस टाइम पर भी किसका यूज़ हुआ करता है, दा का यूज़ हुआ करता है। जैसे कि इसमें हमने देखा, एक सेंटेंस आगे देखेंगे जिससे कि हमें और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये वाला है हमारा, विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो ये जो चॉइस है हमारी, दोनों में से ज़्यादा सुंदर कौन है, मोर जो है वो यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव है। मोर क्या है, कंपैरेटिव है। और कंपैरेटिव के आगे हमने क्या लगा रखा है, दा लगा रखा है। वैसे हमने आपको बताया सुपरलेटिव के आगे मोस्ट ऑफ द टाइम दा का यूज़ हुआ ही करता है, लेकिन कंपैरेटिव के आगे इन 2-3 सेंसेस में ही दा का यूज़ हुआ करता है, जिन्हें आप समझ रहे हैं। एक तो चॉइस और एक डबल कंपैरिजन, एक तो चॉइस और एक डबल कंपैरिजन, शायद आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन, बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द शेक ऑफ कंपैरिजन, प्रॉपर नाउन के आगे कंपैरिजन के वास्ते अगर हमें इसका यूज़ करना पड़े तो हो जाता है। किस तरीके से, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हम एक को दूसरा मान लें, जैसे कि सूरदास थे वो भी अंधे थे, मिल्टन थे वो भी अंधे थे। सूरदास इंडिया के थे, मिल्टन इंग्लैंड के थे। तो अगर हम इनकी दोनों की तुलना किया करते हैं तो उस टाइम पर हम वैसे बेसिकली किसी के भी नाम के आगे दा का यूज़ नहीं करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि नेम के आगे दा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन तब जब हम एक की दूसरे से तुलना करते हैं, जैसे कि सूरदास और मिल्टन को, हमने मिल्टन और सूरदास की जब तुलना की तो मिल्टन के आगे दा का यूज़ कर लिया और हमने क्या कहा इस सेंटेंस में कि सूरदास को भारत का मिल्टन कहा जाता है, इंडिया का मिल्टन कहा जाता है। सूरदास को इंडिया के मिल्टन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे कि हम कहा करते हैं कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जब एक की दूसरे से तुलना की जाती है, एक को दूसरे की तरह देखा जाता है, तो उस सेंस में दा का यूज़ हो जाया करता है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ पर दा का यूज़ क्यों हो पा रहा है। हम एक को दूसरा मान रहे हैं, एक की दूसरे से तुलना कर रहे हैं। जो इंग्लैंड का एक बहुत फेमस पोएट है,
उसकी तुलना भारत के एक बहुत फेमस पोएट से कर रहे हैं, और इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि ये भी अंधे थे और ये भी अंधे थे। इसीलिए हमने मिल्टन जो है बहुत फेमस, पूरे वर्ल्ड फेमस पोएट हैं, तो यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं सूरदास, तो हमने सूरदास को भारत का मिल्टन कह दिया है। तो जब इस तरीके से तुलना की जाती है तो वहाँ पर किसका यूज़ हो जाता है? द का यूज़ हो जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। तो अब देखेंगे हम किस तरीके से सेम है और होल है, इनके आगे द का यूज़ हुआ करता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल है और बोथ है, इनके बाद में दा का यूज़ हुआ करता है। सेम और होल से पहले दा का यूज़ होता है, ऑल एंड बोथ के बाद दा का यूज़ होता है। इन दोनों के पहले और इन दोनों के बाद दा का यूज़ हुआ करता है ना। तो सेम और होल से पहले। नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे, कब होता है? यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, तब होता है जब ये प्लूरल नाउन्स के रूप में यूज़ किए जाएं। थोड़ा बारीकी से देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, ज़रूरी समझ जाएंगे। कब होता है? जब इनको किसके साथ प्रयोग किया जाए? प्लूरल नाउन्स के साथ। सिंगुलर के साथ आएंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ भी ये आ सकते हैं। कब आ सकते हैं? आपने सुना होगा काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, है ना। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो उसके साथ भी ऑल का यूज़ हो जाया करता है, लेकिन आप कितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स को एक साथ रख लीजिए, उसे सिंगुलर ही माना जाता है ना। अगर आपने 2 क्विंटल शुगर रख लिया तो भी उसे अनकाउंटेबल माना जाएगा, अगर आप 10 क्विंटल शुगर रख लेते हैं तो भी उसे अनकाउंटेबल ही माना जाएगा। तो इसी के लिए हमें इस चीज़ को विशेष गौर करना है कि अगर ऑल जो है काउंटेबल्स के साथ आता है तो उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। काउंटेबल का तो प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि हमें अगर इसको यूज़ करना हो काउंटेबल के साथ तो फिर हम इसके बाद किसका यूज़ करेंगे? द का। अगर हमें इसे यूज़ करना हो अनकाउंटेबल के साथ तो इसके साथ द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल जो होगा उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। आगे रूल्स थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और ज़रूर ही समझ में आ जाएगा। देखो, दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी। देखने की कोशिश करें, दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हमने बताया सेम और होल से पहले द का यूज़ हुआ करता है, तो यहाँ पर सेम लगा हुआ है और इसकी वजह से इसके आगे द का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे होल, यहाँ पर होल लगा हुआ है और होल की वजह से द का यूज़ हो रहा है। ये शायद आपके लिए क्लियर होंगे। सेम और होल से पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका ऑल, तो ऑल के बाद द का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ऑल के बाद द का यूज़ क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज़ प्लूरल, और प्लूरल है ये वाला काउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से ये प्लूरल, ये काउंटेबल नाउन है इसकी वजह से ये प्लूरल है, ये यहाँ पर प्लूरल है इस वजह से यहाँ पर द लगा हुआ है। द यहाँ पर ऑल के बाद लगा हुआ है, क्योंकि ऑल के बाद ही द आता है, ऑल से पहले नहीं आया करता है। आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे अगला वाला जो एग्जाम्पल है, उसमें हमने देखा बोथ लिखा हुआ है ना, और बोथ के बाद क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। यहाँ पर बोथ के बाद द क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? प्लूरल दिया है ना, और प्लूरल से पहले और बोथ के बाद द का यूज़ हुआ करता है ना। तो इतना क्लियर हो गया होगा शायद। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल भी लगा है लेकिन फिर भी द का यूज़ नहीं हुआ है। वाई इज़ इट सो? यहाँ पर शुगर है, पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लूरल नहीं है। ये प्लूरल क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। प्लूरल इसलिए नहीं है क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन हुआ करता है उसका प्लूरल नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, और जब तक यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा तब तक हम ऑल के बाद दा का यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा बारीक पॉइंट है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर ही समझ पाएंगे।